यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट के बारे में और फॉरेस्ट में जो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, उसके बारे में और उसको हम रिसोर्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो we share this planet with millions of other living beings starting from microorganism and bacteria, lichens to banyan tree, elephants and blue whales। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम अपने इस प्लैनेट को, ठीक है, अपनी इस अर्थ को बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ शेयर करते हैं। कैसे? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस प्लैनेट पर रहते हैं हमारे साथ साथ, बैक्टीरियाज रहते हैं, लिचन्स और बनियान ट्री, एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज़म हमारे इस प्लैनेट पर रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। और इस पूरे हैबिटेट में, हैबिटेट क्या होता है, मतलब कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, मतलब विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, वी ह्यूमंस अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। तो हम सब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस प्लैनेट पर रहते हैं और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या? एक ऐसी चेन, ऐसी वेब जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। मान लो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड है, प्लांट्स जो हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। ठीक है, और जैसे एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है और हम भी कुछ एनिमल्स पर डिपेंड है। तो हम सभी क्या है, एक पूरे के पूरी इकोलॉजिकल चेन से, इकोलॉजिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब क्या करते हैं, हम जो एयर को ब्रीथ करते हैं उसकी क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं। ठीक है, एज वेल एज वाटर को जो हम पीते हैं और सॉइल को भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स। ठीक है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में फॉरेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दे रखी है। यहाँ पर लिखा है इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड सिस्टम थ्रू ए मल्टीपल नेटवर्क फॉर इंटरडिपेंडेंस। मैंने भी बताया कि जैसे हम सभी लोग एक इकोलॉजिकल चेन में, इकोलॉजिकल सिस्टम में बंधे हुए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। फ्लोरा क्या, मतलब कि एक हैबिटेट पे जितने भी प्लांट्स हैं, एक क्षेत्र में जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए फ्लोरा वर्ड यूज़ करा गया है। और एक हैबिटेट पे, एक क्षेत्र पे जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए फौना यूज़ करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमको बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे हर एरिया में। ठीक है, इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड्स की रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है बायोडाइवर्सिटी में, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, और अभी हमें और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी खोजने की ज़रूरत है, मतलब कि अभी हमने आधे से ज़्यादा डाइवर्सिटी को पहचाना भी नहीं है, हमें आधे से ज़्यादा जानवर पता भी नहीं है जो हमारी अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि हमने जो रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। फ्लोरा और फोना जो हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और इसके बिना जो हमारा एनवायरनमेंट है ना वो पूरी तरीके से स्ट्रेसफुल हो जाएगा, मतलब कि डाइवर्सिटी हमारे एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर एक टर्म दे रखे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, मतलब कि हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है उसका कंजर्वेशन कैसे होता है और वो कंजर्वेशन करना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential।
तो यहाँ पर बताया कि जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है ना, और फॉरेस्ट है, इसकी कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसकी कंजर्वेशन करना? क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ना। और ये जो कह सकते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है ना, ये प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज़ हैं, है ना, और जो ब्रीडिंग है उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और उनकी जो जेनेटिकल डाइवर्सिटी है उसको भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आजकल क्रॉप करने के लिए, आजकल जो भी हम क्रॉप करते हैं उसमें ट्रेडिशनल क्रॉप पर डिपेंडेंट रहते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप है उसकी वैरायटी बनी रहे, मेंटेन रहे। और जो हम फिशरीज़ का काम करते हैं उसके लिए भी हम एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसी के चलते 1960 में और 1970 में नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की मांग करी गई थी, है ना, जिसके चलते सरकार ने द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट करा था 1972 में। ठीक है, जिसके चलते सरकार ने 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करा था, है ना। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड. The thrust of the program was toward protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife. इस एक्ट के चलते क्या हुआ था कि बहुत सारे स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिस्ट बनाई गई थी, है ना, जिसमें क्या था कि बहुत सारी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, मतलब कि ऐसी स्पीसीज़ जो खतरे में है, जिनकी प्रजाति लुप्त होने को है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, उन स्पीसीज़ पर हंटिंग करने के लिए रोक लगा दी गई थी, है ना, और वहाँ पर ट्रेड, उन स्पीसीज़ का ट्रेड के लिए भी रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे नेशनल पार्क भी इस्टेब्लिश करे, है ना, इन स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अनाउंस करे कुछ एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। जैसे कि सबसे मेन जो इस एक्ट में सबसे मेन जो एनिमल था जिसकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कदम उठाया था वो था टाइगर। ठीक है, और राइनासोरस, कश्मीर में हंगूल, ठीक है, और 3 टाइप के क्रोकोडाइल, जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, और एशियाटिक लॉयन और कुछ अदर एनिमल्स। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुडाउन एंड स्नो लेपर्ड ETC। और ज़्यादातर ज़्यादातर जो एनिमल्स आज के टाइम पे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है वो है इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड। ठीक है, हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया था। ये कब लॉन्च करा गया था? 1973 में। क्यों? क्योंकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना वो 55,000 से गिरकर 1,827 बची थी बस, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च करा गया था। ठीक है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर population are numerous such as poaching of trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, growing human population etc. अब ये टाइगर थे ना ये लुप्त क्यों हो रहे थे? क्योंकि इनकी पोचिंग करी जा रही थी, ठीक है, इनका श्रिंकिंग करी जा रही थी, इनका ट्रेड करा जा रहा था, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए टाइगर की जो जातियाँ हैं वो लुप्त होती जा रही थी, है ना। The trade tiger skin and use their bones in traditional medicine, especially in Asian country, left the tiger population on the verge of extinction. अब क्या हुआ था कि जो एशियन कंट्री है ना वो टाइगर की जो स्किन है उसका ट्रेड करती थी, और जो टाइगर की बोन्स है उसको मेडिसिन बनाने के लिए काम लाती थी। ठीक है, अब इंडिया और नेपाल में टाइगर को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई, इसलिए ये इंडिया और नेपाल पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऐसा देश बना जहाँ पे टाइगर की प्रोटेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और यहाँ पर
सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था, 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट इम्प्लीमेंट करा गया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइगर की कंजर्वेशन के बारे में ही नहीं बताया गया था, बल्कि और भी बहुत सारी डाइवर्सिटी जो कि टाइगर की लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई थी। और सरकार ने उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बंदावर्ग नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम और पेरियर में मनसा टाइगर रिजर्व, ठीक है, केरला में पेरियर टाइगर रिजर्व। ये सभी कुछ पार्क और कुछ जगह हैं जो टाइगर के लिए रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है, सरकार के द्वारा। अब द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑफ फ्यू इट्स कंपोनेंट। जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है ना, वो क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पे नहीं, बल्कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन पर भी बहुत फोकस करती थी, ठीक है। अब इस बायोडाइवर्सिटी के प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि बहुत सारी जगहों पे जो इंसेक्ट है ना, उनकी भी कंजर्वेशन के लिए प्लानिंग करी जाती थी, ठीक है। अब जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1980 से 1986 में, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाई, मॉथ्स, बिटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इन सब की प्रोटेक्शन की भी लिस्ट बनाई गई। 1991 में क्या हुआ कि प्लांट्स जो थे उनकी भी 6 स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन के लिए लिस्ट बनाई गई। अब यहाँ पर दिया गया कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा गया है ना, मतलब कि जो फॉरेस्ट हैं, जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ इंडिया में। तो इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इट इज़ रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। तो अगर हम अपने इंडिया में फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। In India, much of wildlife resources are their own managed by government through the forest department or other government department। तो इंडिया में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है ना, वो फॉरेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट के द्वारा रिजर्व कर जाते हैं, जिसके बिहाफ पे फॉरेस्ट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में ऐसे फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं और उनको किसी भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से रिजर्व होंगे किसी भी एक्टिविटी के लिए, है ना। अब सेकंड आता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रिजर्व करे जाते हैं, ठीक है। इनमें जो फॉरेस्ट लैंड होती है वो प्रोटेक्ट होती है किसी भी फर्दर एक्टिविटी या डिप्लेशन से। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो जंगल में अपना घर बसा लेते हैं या फिर जंगल के कुछ पेड़ों को काट देते हैं, वहाँ पे अपने खेती करते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है ये इन सब एक्टिविटी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। थर्ड आता है अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट और कम्युनिटी के थ्रू क्या नाम है यूज़ करे जाते हैं और इसका हम पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो ज़्यादातर एरिया है वो परमानेंट फॉरेस्ट का है, ठीक है। ये एरिया 75% है पूरे टोटल फॉरेस्ट एरिया में से, ठीक है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, ठीक है। ऑल नॉर्थ मतलब जितना भी पश्चिम और पूर्वी राज्य हैं, जितने भी पश्चिम और पूर्वी राज्य हैं और गुजरात के जितने भी पार्ट्स हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस फॉरेस्ट के? लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट की, मतलब कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, ठीक है। अब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उनकी कम्युनिटी उनमें कंजर्वेशन कैसे हुआ और उस कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटीज़ कैसे बनी, है ना। तो देखो हमारे कंट्री में जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा नई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना फॉरेस्ट से अपने ट्रेडिशनल तरीके से जुड़े हुए हैं। इंडिया में सभी लोग
ठीक है। बहुत सारी जगहों पे इंडिया में क्या है कि लोकल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं, है ना। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व कम्युनिटी बनी है जिसमें कि टाइगर को रिजर्व करा जाता है ना। बहुत सारे एरियाज़ में, विलेज में, मतलब गांव में जो गवर्नमेंट है उसके साथ साथ गांव वाले लोग भी, गांव के जो वासी हैं वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल हैं, ठीक है। दिस इनहेबिटेड ऑफ 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज भैरोदेव दाकड़ सेंचुरी, declaring their own set of rule and regulation which do not allow hunting and protecting the wildlife against any outside encroachment। तो देखो, राजस्थान में जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 1200 हेक्टेयर ज़मीन, जंगल की 1200 हेक्टेयर ज़मीन रिजर्व करी गई थी जानवरों के लिए। मतलब कि वहाँ पर उनके ऑन रूल्स होंगे और रेगुलेशंस होंगे और वहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान हंटिंग यानी शिकार नहीं कर सकता और वहाँ पे कोई भी अदर एक्टिविटी वो लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग तो जानते हैं कि सबसे फेमस जो मूवमेंट था वो कौन सा मूवमेंट था? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए सबसे फेमस मूवमेंट माना जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि इस मूवमेंट से क्या हुआ कि एफॉरेस्टेशन भी हुआ और बहुत सारी स्पीसीज़ की बचाव भी हुआ, ठीक है। अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड टू और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ विस्पर्ड। इस मेथड से क्या हुआ था कि नई जो फार्मिंग है, नया तरीका जो फार्मिंग का वो भी डेवलप्ड हुआ, है ना। और बहुत सारी जगह पे जो फार्मर्स थे उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन भी स्टार्ट किए, जैसे तहरी में बीज बचाओ आंदोलन और नवोदय आंदोलन भी स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से लोग ट्रेडिशनल तरीके के बीज जो थे उनको यूज़ करने लगे थे, ठीक है। इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलाया गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे जुड़कर फॉरेस्ट को कंजर्व करती थी, ठीक है। द प्रोग्राम हैज़ बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। GFM depend on the formation of local institution that undertake protection activity mostly on degraded forest land managed by the forest department। अब देखो, ये जो GFM यानी कि क्या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था, ये सबसे पहले कब एग्जिस्टेंस में आया? 1988 में, जब ओडिशा के जो लोग थे उन्होंने इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को रिजोल्यूट करा, ठीक है। अब ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, पूरी तरीके से लोकल इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड रहता है कि वो कैसे अपने फॉरेस्ट को रिजर्व करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। अब इन रिटर्न्स ये जो GFM के कम्युनिटीज़ के लोग थे, जो लोकल मेंबर्स थे, उनको रिटर्न में क्या मिलता था कि वो जो है फॉरेस्ट से कनेक्ट रहते थे और उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते थे, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट मिलते थे जो कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग अच्छे तरह की टिम्बर को और सक्सेसफुल प्रोटेक्शन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब हमें इससे क्या कह सकते हैं कि हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला कि किसी भी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, किसी भी नेचुरल रिसोर्स की मैनेजमेंट के लिए जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर जगह। लेकिन आज भी जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना उनको डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है ना। ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। तो जैसे कि कोई भी अगर डिसीज़न लिया जाए किसी भी फॉरेस्ट के लिए तो उसमें लोकल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोकल कम्युनिटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दें किसी भी फॉरेस्ट की या किसी भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की कंजर्वेशन के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।